अस्सलाम वालेकुम मतीउल्ला जान MJ TV। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की बेंच की तरफ से हुक्मरान इत्तेहाद को एक और बड़ी रिलीफ मिल गई है। जी हाँ, अब की बार मामला वोटों की दोबारा गिनती के हवाले से इलेक्शन कमीशन के अख्तियार का था और चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, जस्टिस नईम अफ़गान और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने आज 2-1 की अक्सरियत से ये फ़ैसला सुनाया है कि इलेक्शन कमीशन के पास वोटों की दोबारा गिनती का भरपूर अख्तियार है और जो 3 कौमी असम्बली के हलके थे जहां से PTI जीती थी और एक सूबाई असम्बली का, वहां पे जो इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती करवा के नून लीग के जो 3 MNAs और 1 MPA को कामयाब करार दिया था, इलेक्शन कमीशन का वो फ़ैसला दुरुस्त था। और इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया था कि इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं कर सकता था, तो लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले को आज जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस नईम अफ़गान ने 2 की अक्सरियत से कलादम करार दिया है, लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले को ख़त्म कर दिया है। कुछ लोग इस तमाम मामले को चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के तसलसल से नून लीग और हुक्मरान इत्तेहाद के हक़ में दिए गए फ़ैसलों के हवाले से देख रहे हैं और ख़ास तौर पे जो मामला बल्ले के निशान छीने जाने के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से 13 जनवरी को शुरू हुआ था और बाद में फिर हमने मखसूस नशस्तों के हवाले से फुल कोर्ट के फ़ैसले में भी देखा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने PTI को तमाम जो आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर किए गए थे उनको मखसूस नशस्तें ना देने के इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को बरकरार रखा, तो ये मामला अभी तक वैसा ही चल रहा है। तो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के आज के इस फ़ैसले के हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम साकिब बशीर आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये इलेक्शन कमीशन ने ये जो फ़ैसला दिया था दोबारा गिनती का, ये मामला शुरू कहाँ से हुआ था और इलेक्शन कमीशन ने कौन सी तारीख़ों में ये फ़ैसला दिया? और कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद ये मामला इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जाना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन ने कैसे दोबारा गिनती के लिए रिज़ल्ट को जो है दोबारा रोक लिया था? इसमें हुआ कुछ यूँ था कि शुरू में इन हलकों में PTI के जो उम्मीदवार थे वो जीते, उनका जो नोटिफिकेशन है जीत का वो जारी हो गया। उसके बाद जो रिकाउंटिंग के लिए आप कानूनी तौर पर जा सकते हैं, एप्लीकेशंस आई मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट्स की जानिब से। इसमें हैरान कुन जो मामला हुआ वो ये 2 चीज़ें हुई। एक तो जो रिटर्निंग अफसरान थे उन्होंने नहीं, बल्कि इलेक्शन कमीशन ने बाद में रिकाउंट का जो है वो ऑर्डर किया। उसमें जो रिटर्निंग अफसरान हैं उन्होंने जब इनकी दरख्वास्तें मुस्तरद की रिकाउंटिंग के हवाले से, तो उन्होंने कोई रीज़निंग नहीं दी। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन में आए तकरीबन 10 से 12 रोज़ के बाद, तो उन्होंने रीज़निंग में बताया कि शायद जो रिटर्निंग ऑफिसर का जो ऑफिस होता है उसके बाद मॉब था, उधर हजूम था और वो लोग जो है वो नारेबाजी कर रहे थे और उस हजूम उस प्रेशर की वजह से उन्होंने इस किस्म का जो है वो ऑर्डर पास किया है। ये 2 हलकों में ये मामला आया। फिर इन्हीं हलकों में बिल्कुल आसानी के लिए अगर बताएं तो इन्हीं हलकों में 10 और 14 हज़ार जो वोटों का फ़र्क बाद में निकल आया कि जो वोट थे वो मुस्तरद वोट निकल आए। किसके? PTI के जो कैंडिडेट्स थे इन हलकों में उनके मुस्तरद वोट निकल आए। बाकी जितने भी उस लिस्ट में लोग थे किसी के वोट कम ज़्यादा नहीं हुए और मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट थे उसके 100-200 वोट जो है वो ऊपर नीचे हुए, लेकिन यहाँ पे 10 या 14 हज़ार जो है वो वोट निकल आए। तो ये एक जो मुस्तरद हुए, जो मुस्तरद डिक्लेयर किए गए 8 फरवरी को जो इलेक्शन जो रिजल्ट्स आए थे उसके बाद जो रिकाउंटिंग में रिजल्ट्स आए, तो ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी, एक फैक्चुअल कंट्रोवर्सी बन गई और उस पर एक सवालात उठ गए कि ये कैसे हो सकता है कि एक ही कैंडिडेट के इतने हज़ारों की तादाद में वोट जो है वो बाद में जाकर मुस्तरद हो जाएं जो 8 फरवरी इलेक्शन में थे ही नहीं। तो एक फैक्चुअल कंट्रोवर्सी बन गई थी। गुजरावाला में इस हवाले से सुना गया कि 10,000 वोट जो हैं दोबारा गिनती के अंदर मुस्तरद हुए और ये एक हसीन इत्तफाक था कि वो 10,000 जो वोट मुस्तरद हुए उसमें सिर्फ PTI के उम्मीदवार के 10,000 वोट कम हो गए। गुजरावाला में NA81 था शायद। बिल्कुल। तो ये जो आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, बुनियादी तौर पे तो ये भी फैक्चुअल कंट्रोवर्सी थी ना, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती थी कि ये मामला इलेक्शन ट्राइब्यूनल को भेज दिया जाए, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि चूंकि लाहौर हाई कोर्ट का अख्तियार नहीं था कोई फ़ैसला देने का, तो इसलिए नून लीग के उम्मीदवार जीत गए। सुप्रीम कोर्ट में भी 2 जजेस ने फैसला जो दिया है वो तो कह रहे हैं कि कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ, गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ, नोटिस जो जारी करने थे रिटर्निंग अफसरान ने, रिजल्ट कंसोलिडेशन नहीं हुई कानून के जी मुताबिक। रिजल्ट कंसोलिडेशन नहीं हुई, जो कानून रेलिवेंट जो लॉज हैं उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 2 जज ये बात कर रहे हैं। लेकिन जस्टिस अकील अब्बासी ये कह रहे हैं कि ये एडमिटेड पोजीशन है, ये तस्लीम शुदा एक फैक्ट है कि ये जो रिजल्ट्स हैं वो कंसोलिडेट हो चुके थे, गजट नोटिफिकेशन हो चुका था, उसके बाद ये मामला इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाना था, ये उसकी जुरिस्डिक्शन बनती थी, ये मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है उसको नहीं देख सकता था। लेकिन इसके बावजूद भी जो 2 जज और 1 जज, इनका ये एक बहुत बड़ा तजाद जो है वो सामने आया है। ठीक है, तो असनाद मलिक साहब आप क्या कहेंगे? आप तो शुरू दिन से इस बात का पर इसरार कर रहे हैं कि ये सारा झगड़ा जुडिशल पैकेज का है और चीफ जस्टिस या जजों की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का है, तो आज के फ़ैसले को आप कैसे देख रहे हैं और क्या ये एक नया रास्ता दिखाया गया है अदालती इंजीनियरिंग के ज़रिए सियासी इंजीनियरिंग का? देखें, ये आज का फ़ैसला इंतहाई अफसोसनाक है। एक तरफ अपने हाई कोर्ट की पावर को कर्टेल किया गया, दूसरी तरफ एक रास्ता फराहम किया गया कि इलेक्शन कमीशन मज़ीद जो है वो एक पार्टी के ख़िलाफ़ फ़ैसले करे, और उनके जो कहा गया कि जी मोब था, ये जुडिशल जो बाहर हंगामे थे, ये किस तरह कि जी उन्होंने आरओज़ ने जो है वो फ़ैसला। देखें, आप सबको पता है कि आरओ हमारे जो हैं उन्होंने क्या ओपिनियन देनी है। आरओज़ जो एसी होते हैं उनसे ज़्यादा ऊपर डीसी होता है, डीसी से ऊपर कमिश्नर होता है। कमिश्नर ने भी एक बयान दिया है कि रिगिंग हुई है, और उसमें काई साहब पे भी इल्ज़ाम है और इलेक्शन कमीशन पे भी है। अब ये जो फ़ैसला है इसमें एक चीज़ की कंसोलिडेशन का, कि क्या कंसोलिडेशन हुई रिज़ल्ट की कि नहीं, इस पे कंट्रोवर्सी है। काई साहब कहते हैं कि जी इसका कोई डॉक्यूमेंट दिया है। आप एक फैक्चुअल कंट्रोवर्सी को यहाँ कैसे रिजॉल्व कर सकते क्या हैं? डॉक्यूमेंट मांग रहे थे काजी साहब, और वो भी रिस्पोंडेंट से? और petitioner से? देखें पूरे पंजाब में यही पीटीआई का शोर था कि जी हमें कंसोलिडेशन का टाइम हमें बुलाया ही नहीं गया। काई साहब कहते हैं जी कि आप ये कहाँ रहते हैं, इन्हें नहीं पता पंजाब में इलेक्शन कैसे हुई, इलेक्शन कमीशन या आरओज़ ने किस तरीके से चीज़ें चलाई। तो वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने देखा है कि वो हुई हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हाई कोर्ट में चले गए जी, ये इलेक्शन पटिशन में चले जाते, तो नून लीग वाले क्यों नहीं इलेक्शन पटिशन में चले जाते? वजह यह है कि ताकि इलेक्शन पटिशन में नंबर पूरे हों और ताकि जुडिशल पैकेज के लिए 2/3 बने। इसके अलावा तो कोई हाल नहीं है, कोई ऐसी रीज़न नहीं ना पता चलती। फैक्चुअल कंट्रोवर्सीज़ में आके इन्होंने जो फैसला किया और उसको उनको एग्जामिन किया। ये काई साहब का देखा है कि जब भी ये कोई फैसला देना होता है, जनवरी 13 में भी फैक्चुअल कंट्रोवर्सी में आए, यहाँ भी आए। ये सारे मामलात इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने करने थे जो काई साहब, और कहते हैं जी इलेक्शन डिस्प्यूट हाई कोर्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता। इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो भी करेगा वो हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये इलेक्शन डिस्प्यूट नहीं था, ये इलेक्शन कमीशन ने जो है वो फैसला किया। वो किस कैटेगरी, वो एडमिनिस्ट्रेटिवली आता है, वो तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव उनका डिसीजन है जो हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ, उसको आप इलेक्शन डिस्प्यूट के साथ कैसे? दूसरा, हाई कोर्ट में वैसे भी जस्टिस अकील अब्बासी ने भी वाज़ेह तौर पे लिखा कि एक लीगल क्वेश्चन ऑफ लॉ था जिसको हाई कोर्ट ने रिजॉल्व किया, कोई मेरिट पे तो हाई कोर्ट ने डिसाइड ही नहीं किया। तो इसमें आप हाई कोर्ट को फैसले को कैसे कालादम करार दे सकते हैं, जिसमें उन्होंने महज ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन के पास ये अख्तियार नहीं था, ये मामला इलेक्शन ट्राइब्यूनल को जाना चाहिए था। बिल्कुल। तो अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं, आप इलेक्शन ट्राइब्यूनल की जो बात हो रही है, एक तरफ चीफ जस्टिस काजी फाइसा इलेक्शन ट्राइब्यूनल वाला केस जो फाइल है उसके ऊपर बैठे हुए हैं और उसका कोई फ़ैसला नहीं कर रहे, तो आपको लगता है कि ये जो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम जब से आई हैं और उन्होंने उन्हीं 8 जजों को इलेक्शन ट्राइब्यूनल के लिए नामज़द कर दिया है जिनको जस्टिस मलिक शहजाद ने बतौर चीफ जस्टिस किया था, तो उसके बाद से अब हाई कोर्ट को रोकने की एक कोशिश की है चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने, और दूसरी तरफ खुद अपने पास जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल वाला केस पेंडिंग है वो भी नहीं लगा रहे। यानी ट्राइब्यूनल में भी कोई नहीं जा सकता, हाई कोर्ट में भी कोई नहीं जा सकता, और अपनी रिटायरमेंट से चंद कुछ अर्सा पहले जो है जल्दी जो भी 2/3 मेजॉरिटी किसी तरीके से भी बना दें, चाहे मखसूस नशस्तों से चाहे दोबारा गिनती से, तो उसमें एक्सटेंशन मिल जाए, तो फिर उसके बाद ट्राइब्यूनल भी बन जाएंगे और बाकी मामले भी चल पड़ेंगे।
यही कुछ हो रहा है इस वक्त। सारा कुछ जो है वो एक जुडिशल पैकेज के लिए हो रहा है, जो फैसले हैं। और ये प्लान सी मैं इसको करता हूँ। पहले प्लान ये था कि माल गनीमत ही दिए जाएँ। प्लान बी था जैसे जमाल मंदोखिल साहब का नोट, जिसमें ये था कि जी ये कुछ सीटें इनको दे दो, कुछ माल गनीमत, ताकि 2/3 हो। अब ये प्लान सी है ताकि नंबर पूरे किए जाएँ किसी तरह भी हुक्मरान जमातों के, ताकि वो 225 में जुडिशल पैकेज ले आ सकें। इसके अलावा मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि और कोई बात है। और तो कोई नहीं है ना। ये इलेक्शन पटिशन में अगर इन MNAs ये भी कर सकते थे कि जी ये दोनों इनको विक्ट्री ना डिक्लेयर करते, नून वालों को ना PTI वालों को, और मामला इलेक्शन पटिशन कहते हैं जी ट्रिब्यूनल में अब इनको डिसाइड करे। किया गया रिटर्न कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कराना, ये वो काम इलेक्शन कमीशन से काजी साहब ने एम्पावर कर दिया है। इतनी ख़तरनाक जुडिशन जो हम माजी में को वारंटो सुप्रीम कोर्ट की, जिस तरह साकिब निसार और इफ्तिखार चौधरी 10 मिनट में समरी ट्रायल में लोगों को नायल करते थे, इस तरह ये अब आर्टिकल 95(5) सेक्शन 5 95 का एक सहारा बना के फैक्चुअल कंट्रोवर्सी कंसोलिडेशन हो चुकी थी, गजट हो चुका था। रिटर्न कैंडिडेट को आप कैसे डिस्क्वालीफाई करवा रहे हैं थ्रू इलेक्शन कमीशन? ये एमुनिशन है, जो असला है जो काजी साहब ने फराम किया इलेक्शन कमीशन को, ताकि PTI वालों को नैल करके PTI नून वालों को उनके नंबर बढ़ाए जाएं, और यही मकसद है। मगर एक चीज़ तो क्लियर है कि जब रिज़ल्ट कंसोलिडेट हो जाएं तो उसके बाद दोबारा गिनती की दरख्वास्त नहीं की जा सकती। और इसी रिज़ल्ट कंसोलिडेशन के हवाले से चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने ये कहा कि उनके भी मुताबिक कि रिज़ल्ट कंसोलिडेट नहीं हुए थे, इसलिए दोबारा गिनती की ये जो 3 MNAs की दरख्वास्तें, इनकी हद तक जो है वो दोबारा गिनती दुरुस्त हुई है और इलेक्शन कमीशन ने दुरुस्त फैसला किया है। तो एक तो तय है कि शायद अब दोबारा गिनती के नाम पे किसी रिटर्न कैंडिडेट को शायद निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि उसका जवाब जो काजी फायज़ साहब ने बनाया वो ये है कि रिज़ल्ट कंसोलिडेट नहीं हुए थे। तो ये तो खुद काजी फायज़ साहब भी अब कह रहे हैं, वो PTI वाले कह रहे हैं कि जी 9 दरख्वास्तें। देखें नंबर, कुछ जमाल खान मंदोखिल साहब का नोट अगर मेजॉरिटी उसको इंडोर्स करती है और कुछ को ये करते हैं तो 225 पूरे करने हैं ना। 3 तो हो ही गए, 6 और मे भी उनमें क्या पता MPs भी हों। तो ये कैलकुलेटेड मूव है। इलेक्शन कमीशन का जो कंडक्ट है मौजूदा, उसको मद्देनज़र रख के बहुत बड़ी ज़्यादती है PTI के। और अच्छा क्विकली आप ये देखें ना कि जो इलेक्शन कमीशन ने अभी तक इलेक्शन ट्राइब्यूनल भी नोटिफाई नहीं किए, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आदिया नीलम के साथ मुशावरत के बावजूद भी वो सस्पेंड तो हो गए ना अच्छा सुप्रीम कोर्ट की वो तो सस्पेंड है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब वो केस ही नहीं लगा रहे। वो तो कहते इसका हैं मतलब है ट्राइब्यूनल भी काम नहीं कर पा रहे। देखें वो वहाँ जुडिशल पॉलिटिक्स देखें ना, उन्हें डर है कि उधर वो जज हैं। पंजाब में काजी साहब का कोई नहीं जज, इंडिपेंडेंटली जो भी फैसले या जो भी वो ये फॉर्म 45 47 उड़ाएंगे। काजी साहब इधर से काम पूरा कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को एम्पावर कर रहे हैं इधर से, ताकि सुप्रीम कोर्ट में ताकि ये जो चीज़ें हैं ये प्रूव हो जाए। क्योंकि इलेक्शन जिस दिन वो 8 मेंबर इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना जो मलिक शहजाद ने किया, ये पूरा सिस्टम ही जो है इस पे शदीद ख़तरात लाक हो जाएंगे, क्योंकि फॉर्म 45 47 की कंट्रोवर्सी उस नौबत तक चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब पहुंचने नहीं देंगे मामला को, और इलेक्शन ट्राइब्यूनल पूरे कर रहे हैं, इधर से पूरे कर रहे हैं PTI को बंदे नायल करके या उनको कि जी डीनोटिफाई करवा के इधर से, जिस तरह की आज की इंटरप्रिटेशन की है। ये मामला इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चला जाता। जस्टिस अकील अब्बासी साहब की बड़ी ज़बरदस्त जजमेंट है, और मैं समझता हूँ कि बड़ा फैसला इंडिपेंडेंट जज साबित हुई हैं। वो बड़ा मुश्किल होता है कि एक चीफ जस्टिस जो 5 साल आपको मादी के चीफ जस्टिस 3 ने लेके ना आए हों, और एक चीफ जस्टिस आपको ले आया हो सुप्रीम कोर्ट में, आप उससे इख्तलाफ करें। अब समझ आई कि जस्टिस अकील अब्बासी को क्यों इतना अरसा तक नहीं लाया गया। अब जमाल ये बंदियाल साहब और इनकी समझ आई, गुलजार अहमद की, तो काजी साहब ले गया है, लेकिन काजी साहब को अच्छा आखिर में अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ तो धड़ेबाजियाँ चलती हैं ना। तो अकील साहब ने बड़ी कुर्बानी करी है, उसका खमियाजा भी मे भी वो उसके मुकाबले में जस्टिस नईम अफगान के जो दस्तखती किरदार है बहुत से फैसलों में चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब के बेंच पे मौजूद होते हुए, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए मैं उसी तरह देख रहा हूँ जिस तरह एजाजुल एहसन से, उमर अता बंदियाल साहब के साथ, साकिब निसार के साथ, तो नईम अफगान साहब भी। एजाजुल एहसन साहब तो लिखने के भी बड़े माहिर थे, उन्होंने अपनी जजमेंट पनामा में बड़ी लंबी चौड़ी लिखी थी। तो जस्टिस नईम अफगान जो है आपके ख्याल में वो लिख लेते हैं? वो भी लिख लेंगे अगली दफ़ा
वो भी ये आप हो जाएगा, उनकी तरफ से आ जाएगा। चलें जी, आखिर में एक लाइटर नोट पे कि ये रवायत जो है ना हमारे जजेस की और चीफ जस्टिस की बड़ी पुरानी रही है कि वो समझते हैं कि वो हुकूमत वो गिरा भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। और अगर आपको याद हो चीफ जस्टिस साकिब निसार एक होते थे, उन्होंने एक दफ़ा एक तकरीब में कहा था कि 3-4 MNAs को तो मैं भी रिज़ाइन करवा सकता हूँ। तो मुझे लगता है अब साकिब निसार प्लस का जो दौर है इसमें 3-4 MNAs तो ये बनवा भी सकते हैं। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि सियासी इंजीनियरिंग के बाद आजकल हमें एक अदालती इंजीनियरिंग भी देखने को मिल रही है। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।